हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया बीटा डीके। उसमें मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार के बीटा डीके होते हैं, और उसमें मैंने बताया कि बीटा डीके किस प्रकार कैसा आता है। फिर मैंने उसमें कई सारे ड्रॉबैक थे, तो मैंने आपको पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में बताया, कैसे उस ड्रॉबैक को दूर किया जाता है। फिर उसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। ठीक है, वो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके क्या होता है, क्या बीटा डीके के बारे, बीटा पार्ट के बारे में क्या बताता है, ट्रांजिशन के बारे में, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। ठीक है, जैसा कि जो बीटा डीके में प्रोसेस होता है, बीटा डीके में उसमें क्या होता है कि इनिशियली जो न्यूक्लियाई होता है अपने इनिशियल स्टेट से आता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन का अपनी स्टेबिलिटी के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो पेरेंट न्यूक्लियाई जो होता है, इसे जो इसे बोलते हैं, जो सबसे पहले होता है उसे पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई। और जो डीके हो रहा है उसे डाटर न्यूक्लियाई कहते हैं, डाटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इनिशियली न्यूक्लियाई जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में लाइज करता है न्यूक्लियाई, प्रोटॉन रिच रीजन है, न्यूट्रॉन रिच रीजन। तो इसमें करता है, फिर बीटा पार्टिकल का इमिट कर देता है, फिर एक न्यूट्रॉनो पार्टिकल इमिट होता है, जो पाउली साहब ने बताया था कि एक पार्टिकल और इमिट होता है न्यूट्रॉन। ये सिंपल सा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनिशियली जो न्यूक्लियाई है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है। तो सपोज कीजिए जो इनिशियल स्टेट को मैंने आई से डिनोट कर दिया, और जो फाइनल स्टेट है उसे मान लिया उसे मैंने इस एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ट्रांजिशन के लिए आपने क्वांटम में पढ़ा, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्वांटम फिजिक्स 2 में एक आता है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, वो हमें बताता है कि एक न्यूक्लियाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो उसके लिए जो ट्रांजिशन रेट की वैल्यू जो आती है वो मैथमेटिकली वो उसकी वैल्यू डब्ल्यू से नोट कर दे रहे हैं, ट्रांजिशन रेट को, ट्रांजिशन रेट, ट्रांजिशन रेट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 2m बाई एच क्रॉस एच, एच कैपिटल जो फंक्शन है उसे एच एफ एफ आई से नोट कर दे रहे हैं, माड का स्क्वायर, फिर उसकी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, उसके ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन रेट आएगा। तो उसके लिए उसकी जो वैल्यू होती है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की बेस पे ये होती है। ठीक है, तो अब देखिए जो इनिशियली है जो पार्टिकल का वेव जो एच एफ की जो वैल्यू एच एफ आई की जो वैल्यू है उसे मैं इस प्रकार से नोट कर दे रहा हूँ, एफ एच आई ऐसे लिखा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इनिशियल जो वेव फंक्शन होगा वो किसका होगा, वो करंट न्यूक्लियाई का होगा। ठीक है, वो करंट न्यूक्लियाई का होगा, लेकिन जो फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन होगा उसमें डाटा न्यूक्लियाई भी आएंगे, बीटा पार्टिकल भी आएंगे, और न्यूट्रॉनो भी आएंगे। अगर तो अब हम जानते हैं कोई भी फंक्शन है उसका हम टोटल फंक्शन निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम मैंने साई साइड डाटा जो यहाँ पे डाटा न्यूक्लियाई है उसे डी से डिनोट कर दे रहे हैं, और जो बीटा पार्टिकल है उसे बी से, और जो न्यूट्रॉनो है एक ये न्यू। ठीक है, तो ये हमारा रहा वेव फंक्शन इनिशियल स्टेट का और फाइनल स्टेट का। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, और इसको क्या कर, इसको भी कर देती डिलीट कर देता हूँ।
और इसको मैं भी रहने देता हूँ, ठीक है। तो जो फर्मी साहब ने एज्यूम किया कि जो न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है वो वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रॉन होता है 3 या 4 प्रकार के पार्टिकल इंटरेक्शन होते हैं, ईएम इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, फिर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, फिर वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। बट उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है बीटा डीके होता है और वीक इंटरेक्शन के थ्रू होता है। तो उसके लिए उन्होंने ये बताया कि जो उसके लिए वेव फंक्शन हो जो होगा साइन न्यू ई इक्वल साई बीटा, उसके लिए उन्होंने बताया कि उसका जो वेव फंक्शन होगा वो साई के डॉट आर होगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया जो भी बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं और जो भी न्यूट्रॉन है उनका वेव फंक्शन क्या होगा, इस प्रकार का होगा। चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसका 1 प्लस आई के डॉट आर प्लस आई के डॉट आर का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसको एक्सपोनेंशियल एक्सपेंड करेंगे इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए इस 1 के बाद जितने भी टर्म है मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, साई बीटा इक्वल साई न्यू की जो वही है 1 आई। चलिए समझते हैं इसको मैंने नेग्लेक्ट क्यों किया। जब ये फंक्शन है हमने लिखा है ई पावर आई के आर, जिसमें जो के की वैल्यू होती है 2 अंडर रूट 2mi बाई एच क्रॉस होता है, जो के की वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। तो अगर हम के डॉट आर करें तो के डॉट लगेगा के आर कास थीटा आ जाएगा, फिर अगर इसका करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका ज़्यादा वैल्यू निगलेक्ट बहुत कम वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने मैथमेटिकल फेज से पढ़ा होगा, पार्शियल एनालिसिस जब का स्टडी किया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो ए इस टाइप के पीएल कॉस थीटा इस प्रकार का बाइनोमियल फंक्शन होता है, अगर उसकी वैल्यू 0 होती है पीएल कॉस थीटा तो उसकी वैल्यू 1 आती है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा आ जाती है। अगर एल की वैल्यू 2 रखें तो P2 cos थीटा की जो वैल्यू आती है cos स्क्वायर थीटा के टर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ए वाला जो टर्म है वो एल इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग है, और जो ए वाला टर्म है एल इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग है, और ये जो है एल इक्वल 2 के करस्पॉन्डिंग है। अब इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब जो वेव फंक्शन है बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉनों का उसकी वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पे फाइनल स्टेट पे जो फंक्शन आएगा वो डाटा न्यूक्लियाई पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। वो डाटा न्यूक्लियाई पे ही डिपेंड करेगा, वो बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉनों के उस पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो उसका जो फंक्शन आएगा जो मैंने आपको लिखा था ट्रांजिशन रेट की वैल्यू, जो मैंने आपको लिखा था ट्रांजिशन 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर एच एफ ई आई का माडी का स्क्वायर और रो ई, तो एच एफ आई की जो वैल्यू आएगी वो डाटा न्यूक्लियाई और इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंड करेगी, बीटा पार्टिकल के वेव फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ए साई डी इक्वल एच इक्वल साई आई, ये हो गया वेव फंक्शन। आप एक नोटिस कीजिए पिछले वीडियो में मैंने आपको जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को बता रहा था, तो मैंने उसमें आपको स्पिन का ही जैसे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जे इक्वल एल प्लस एस होता है, बट मैंने जो पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि जो पाउली एक्सक्लूजन न्यूटन हाइपोथेसिस में कि जो मैंने आपको यस को लेकर ही बताया था, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने यल जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो यल भी तो होता है, उसको शामिल मैंने क्यों नहीं किया। उसका सिंपल सा रीजन है कि जो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वेव फंक्शन का वो यल इक्वल 0 करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट है ऑर्बिटल वाला बीटा और न्यूट्रॉन के लिए
चेंज ही नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू जीरो ही है। यल इक्वल जीरो का मतलब नो चेंज। इसलिए मैंने आपको उस वहां पे जब एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा रहा था कि जो रिएक्शन होती है ये कंजर्व होनी चाहिए, तो उसको उस टाइम पे मैंने बताया था कि इसको स्पिन को यही लेकर ही कंजर्व किया जाएगा। उसको मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बेस पे नहीं किया था, शामिल नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे एड हो जाता है ना। तो ठीक है, इसी बेस पे तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि जो बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉनों की जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज ही नहीं होता ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म। इसलिए मैंने आपको वहां पे स्पिन के एंगुलर मोमेंटम के बेस पे ही कंजर्वेशन बताया था। ठीक है, तो ये रहा। तो फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं। फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिख दीजिए को बीटा बीटा एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल डज नॉट चेंज यल वैल्यू। ठीक है, तो ये रहा। तो मैंने आपको बताया कि कैसे फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा टी है, कैसे क्या जंक्शन मानती है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो वेव इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वेव इंटरेक्शन के लिए जो वेव फंक्शन की वैल्यू आती है ई पर आई के डेटा आर आती है। फिर मैंने उसको स्पेंड किया, फिर बाकी के टर्म को मैंने नेगलेक्ट किया और यहाँ पे देखा कि जो बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम वाला वैल्यू आती है ऑर्बिटल वाली, तो वो रियल पे डिपेंड नहीं करती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसलिए ये जो फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो फाइनल स्टेट की वो डाटा न्यूक्लियाई पे डिपेंड करती है, बीटा पार्टिकल एंड इस पे डिपेंड नहीं करती है। इसी के बेस पे मैंने आपको कल के पिछले वीडियो में जो पढ़ा रहा था पाउली थ्योरी, उसमें मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन केवल यस के बेस पे ही बताया था, स्पिन के बेस पे ही यल को इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है ऑर्बिटल वाली वो चेंज होती ही नहीं, उसकी वैल्यू यल इक्वल जीरो होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब J इक्वल यल प्लस यस है, तो यल का टर्म कोई चेंज होगा नहीं, इसको जीरो लेंगे, तो इसका मतलब क्या है डेल्टा J इक्वल डेल्टा यस। ठीक है, ये रहा। फिर यस की दो वैल्यू होती है 1/2 न्यूट्रॉन के लिए, फिर बीटा पार्टिकल की 1/2 होती है। तो 1/2 उसका S1 प्लस 2 से S1 माइनस S2 तक रेंज वैल्यू जाती है, जो आपको BSc और 12th क्लास से पढ़ा होगा। तो उसके डेल्टा J की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस माइनस 1। मतलब कि बीटा डी का तभी होगा, बीटा डी का ट्रांजिशन तभी होगा जब उसकी वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 से चेंज हो, बट उसकी पेरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। पेरिटी की वैल्यू क्या होती है, पेरिटी का निकालते हैं किसी ट्रांजिशन में, उसकी वैल्यू -1 के पावर यल होती है। पेरिटी 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 के लिए करती है, बट यहाँ पे यल चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब बीटा पार्टिकल का ट्रांजिशन होगा तो उसमें उसकी उसके करस्पॉन्ड पेरिटी में चेंज नो चेंज, पेरिटी में नो चेंज होगा। ठीक है, और उसका डेल्टा जे की जो वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये रहा। अब इस जो सिलेक्शन रूल है डेल्टा जे इक्वल 0 प्लस माइनस, इसको क्लासिफाइड किया गया। तो चलिए क्लासिफाइड करते हैं। डेल्टा जे अगर 0 होगा और 0 to 0 ट्रांजिशन होगा और नो चेंज इन पेरिटी, नो चेंज इन पेरिटी, तो इस ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे, फर्मी ट्रांजिशन। फर्मी ट्रांजिशन। ठीक है, ये। और अगर डेल्टा जे की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 है और नो चेंज इन पैरिटी है और 0 to 0 ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, तो उस ट्रांजिशन को गामाउ टेलर ट्रांजिशन बोलते हैं। गामाउ टेलर ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा। और देखिए 0 दोनों में कॉमन है, तो एक और ट्रांजिशन होता है जो डेल्टा जे इक्वल 0 होता है, उसे बोलते हैं मिक्स्ड ट्रांजिशन। ठीक है, तो मैंने आपको क्लासिफाइड कर दिया सिलेक्शन रूल को। ठीक है,
आगे ये थोड़ा और आपको बताना है, बताता हूँ। जो मैंने आप वहाँ पे फंक्शन को एक्सपेंड किया था के डॉट आर 1 प्लस आई के डॉट आर, फिर आई के डॉट आर का स्क्वायर बाई 2i, तो मैंने इस टर्म को नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। तो अगर इसको टर्म को नेग्लेक्ट न करें तो ट्रांजिशन होंगे लेकिन वो फॉरबिटन होंगे, तो उनके लिए भी एक सिलेक्शन रूल आता है, तो उसको समझते हैं। अगर डेल्टा जे इक्वल प्लस माइनस 2 है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट फॉरबिटन ट्रांजिशन, और नो चेंज इन पेरिटी में क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म होगा चेंज इन पेरिटी। यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, जब मैंने वहां पे कंजंक्शन माना था कि हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू स्मॉल होती है, तो उसके लिए पेरिटी में नो चेंज होता है। अगर हम वहां पे उस जो टर्म बाकी वाला टर्म है उनको नेग्लेक्ट न करें तो ट्रांजिशन होगा, लेकिन उनका जो ट्रांजिशन होगा उनके लिए पेरिटी में चेंज होगा। तो जो अगर डेल्टा जे इक्वल प्लस माइनस 2 है तो उसको फर्स्ट फॉरबिटन ट्रांजिशन बोलेंगे, और अगर डेल्टा जे इक्वल प्लस माइनस 3 है तो चेंज इन पैरिटी है, तो उसे सेकेंड फॉरबिटन ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, और मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉनों कैसे फर्मी ने अजम्पशन माना, फिर बताया कि जो बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉनों की जो पेरिटी होती है चेंज नहीं होती है, उसके लिए सिलेक्शन रूल फर्मी ने बताया जो होती है 0 + -1, और ये न्यूट्रॉन इंटरेक्शन के थ्रू होते हैं। तो ये रहा फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये बीटा डीके के बारे में, फिर उसका पाउली न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। अगर आपको वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लिंक में उसका वीडियो में लिंक डाल दूंगा, तो आपके डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।